हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक बहुत ही शानदार मूवी किष्किंधा कांड। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस स्टेशन देखते हैं। हमें पता चलता है कि यहाँ पर इलेक्शन शुरू होने वाले हैं। जिसके पास भी गन है उन सभी को अपनी लाइसेंस वाली गन जमा करनी होगी। इसीलिए इस पुलिस स्टेशन में लिस्ट बनाया जा रहा है और जिन जिन के पास भी लाइसेंस वाली गन है उन सभी को बुलाया जा रहा है गन जमा करने के लिए। सभी लोग अपनी अपनी गन जमा कर चुके हैं, मगर हम अजय को देखते हैं जिसकी आज कोर्ट मैरिज थी। अजय और अपर्णा आज शादी करने वाले थे। अजय के पास एक कॉल आता है जो कि पुलिस स्टेशन से होता है। इससे पुलिस वाला कहता है कि आपके पिता के नाम पर एक गन लाइसेंस है, आप अपनी गन आकर जमा कर दीजिए। हमने तुम्हारे पिता को कॉल किया है मगर वो फोन नहीं उठा रहे हैं और इलेक्शन से पहले पहले आप गन जमा करवा दीजिए। अजय कहता है सर, पापा अभी बिजी होंगे, मैं शाम को आकर गन जमा करवा दूंगा। पुलिस वाले कहते हैं कि आप अपने घर का एड्रेस बता दीजिए, हम घर आकर ही गन ले लेंगे। अजय का एक दोस्त कांस्टेबल शिवा होता है जो अजय से कहता है अपने पापा से पूछो गन कहाँ है, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं और एक ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हो गया है। अजय अपने पापा अप्पू को कॉल करते हैं। उसके पापा उधर से कहते हैं मैं भी गन ही ढूंढ रहा हूँ, मुझे गन नहीं मिल रहा है घर में। अजय कहता है पापा अच्छे से गन ढूंढिए क्योंकि उसे आज जमा करना है। अप्पू यहाँ पर अजय से कहते हैं ठीक है, मैं गन ढूंढ लूंगा और जमा भी कर दूंगा, और गुस्सा होकर फोन काट देते हैं। यहाँ ये सब बातें शिवा भी कॉल कॉन्फ्रेंस पर सुन रहा था। शिवा अजय से कहता है कि गन खोने की पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करवा दो। अगर उस गन का किसी ने यूज कर लिया तो क्राइम का सारा इल्जाम तुम पर आएगा। पापा ने यहाँ कैसा बिहेव किया आपने तो देख ही लिया, मैं उनसे ऐसे बात नहीं कर सकता। वो गन ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाएगी, पहले मैं ये काम निपटा लेता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस अजय के घर पहुंच जाती है। अप्पू वहाँ उन्हें सब कुछ सच सच बता देते हैं। वो कहते हैं कि गन खो चुकी है। अब यहाँ पर पुलिस घर की तलाशी लेते हैं। तभी हमें पता चलता है कि अप्पू भी एक मिलिट्री ऑफिसर थे जो कि आर्मी में काम किया करते थे, और यहाँ अजय भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है। यहाँ पुलिस अजय को फटकारती है, कहती है कि तुम दोनों गवर्नमेंट ऑफिसर होकर भी एक गन का ध्यान नहीं रख सकते। अगर यहाँ इलेक्शन का टाइम नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि गन तो खो ही चुका है। अगर क्राइम होता है तो क्राइम के सस्पेक्ट आप ही बनोगे। पुलिस की ये सब बातें सुन के अप्पू को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दूंगा, आप लोग तसल्ली रखिए। अजय और अपर्णा की नई नई शादी हुई थी तो अजय सोचता है कि उसे अपर्णा को टाइम देना चाहिए। तभी अप्पू उसके पास आता है। अप्पू अजय से कहता है कि कुछ लोगों को बुलाओ, साथ में ही मनियन को भी बुलाना, मुझे पेड़ों पर लोगों को चढ़ाना है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अपर्णा चाय पीते पीते उनके जंगल में निकल जाती है, यानी कि घर के बाहर ही एक जंगल टाइप का है जो कि इन्हीं लोगों का होता है, क्योंकि अजय का घर फॉरेस्ट एरिया में है। अपर्णा घूमते घूमते ध्यान देती है कि एक पेड़ पर रेडियो लटक रहा है। वो सोचती है कि वो रेडियो वहाँ पर कैसे पहुँचा। उसके मन में और कुछ सवाल आते हैं इससे पहले कि अजय वहाँ पहुँच जाता है। वो अपर्णा से कहता है कि क्या तुम्हें पता है रामायण के टाइम पर वानर सेना यहाँ रहा करती थी। अगर अब यहाँ वानर सेना तो नहीं है लेकिन बहुत सारे बंदर जरूर हैं। ये यहाँ के बंदर इतने शैतान हैं कि यहाँ पर उन्हें जो कुछ भी मिलता है आस पड़ोस के घरों से या कहीं से भी वो सब उठा ले जाते हैं और उन्हें पेड़ों पर जाकर पटक देते हैं। ये चीजें तो वो छुपा देते हैं, तोड़ फोड़ भी कर देते हैं। तभी अपर्णा कहती है कि क्या पता उन्होंने ही तुम्हारे पापा का गन चुराया हो। अजय कहता है मुझे पता था तुम भी ये सोचोगी, क्योंकि हम कई बार इस बारे में सोच चुके हैं। इसीलिए उन्होंने मनियन को और कुछ लोगों को बुलाया है ताकि वो पेड़ पर चढ़वाकर गन ढूंढ सकें। अब यही अजय बात करते करते कहता है कि चंचू भी बंदरों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब हमें पता चलता है कि चंचू कोई और नहीं बल्कि अजय का ही बेटा होता है जो कि मिसिंग हो चुका है। यहाँ अजय की पहली पत्नी थी, उसी का बेटा चंचू होता है, यानी कि उसकी पहली पत्नी आज से 4 साल पहले ही मर चुकी है, जिसका नाम प्रवीणा होता है। वो कुछ कैंसर टाइप की बीमारी से जूझ रही थी और आज से ठीक 2 साल पहले इनका बेटा चंचू भी गायब हो चुका है, जो अभी तक किसी को नहीं मिला। उसने अपर्णा से शादी अपने बाबा का ख्याल रखने के लिए की है। अब यहाँ अप्पू ने जिन लोगों को बुलाया था वे लोग आ जाते हैं और पेड़ों पर चढ़कर गन को ढूंढने लगते हैं, अगर उन्हें फालतू चीजों के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर हम अप्पू को देखते हैं जो कि अपने गेट का दरवाजा लगा रहा होता है, मगर उसका गेट की कुंडी टूटी हुई थी। फिर भी वो अच्छे से उसको वहां से बंद करके अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं चला जाता है। रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक होता है और वो कई बार हॉर्न बजा चुका था। जैसे तैसे करके वो उस
भीड़ से निकलता है और एक फॉरेस्ट एरिया में पहुंच जाता है। फिर हम सुमन को देखते हैं। सुमन यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है। इसके अलावा वो इल्लीगल शराब भी बेचता है। अप्पू उससे मिलने के लिए आते हैं और गले मिलते हैं। ऐसा लगता है कि ये कई टाइम से नहीं मिले हो। यहाँ हम अजय को देखते हैं जो कि हमेशा से अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश करता रहता है। फिर अजय अपने ऑफिस में आ जाता है। यहाँ पर लोग उसका कान खींचने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग हनीमून पर कहाँ जा रहे हो। कोई कहीं का कहता है, कोई कहीं के लिए कहता है, और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ पहले क्या किया करती थी। बहुत कुछ जानकारी लेते हैं। इसी बीच अजय के पास एक कॉल आता है। तभी उसे ये पता चलता है कि जंगल एरिया में अभी अभी एक फायरिंग हुई है और बहुत सारे गोली के राउंड्स भी चले हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को तो वहाँ जाना ही था। अब वहाँ के गांव वाले भी इकट्ठे हो जाते हैं और सारा शक सुमन पर बैठता है, क्योंकि कई साल पहले सुमन नक्सलवादियों के लिए काम किया करता था और वो बॉम्ब भी बनाया करता था। गांव वालों के हिसाब से क्राइम सस्पेक्ट सुमन ही होता है, क्योंकि पास्ट में उसने ऐसे कई काम किए हैं। फिर यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट अब यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट छानबीन करना शुरू कर देते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये राइफल का शूट तो नहीं है, ये किसी पिस्तौल से चलाया गया शूट है। अब यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बात कर ही रहे होते हैं कि बगल में ही अजय खड़ा हुआ उनकी बातें सुन रहा होता है और वो सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मेरे पापा की गन मिसिंग है और ये बंदूक की गोलियां हैं, तो उसके दिमाग में भी चलने लगता है कहीं ये वही बंदूक तो नहीं। वो सोचता है कि कहीं कोई पापा की बंदूक का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। रात में अजय जब घर आता है तो अपर्णा कहती है पापा सुबह के गए हैं और अभी तक घर नहीं लौटे। अजय अपर्णा से कहता है कि पापा अपना काम खुद करते हैं, वो आ जाएंगे, उनकी तुम चिंता मत करो। इधर हम अप्पू को देखते हैं जिसकी पेट्रोल खत्म हो चुकी है। तभी वो अजय को कॉल करके बुलाते हैं, मगर अजय के आते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद वे घर आते हैं। रात में हम देखते हैं कि अप्पू जंगल एरिया में जाकर कुछ कागज जलाने लगते हैं। अब ये सब चीजें अपर्णा खिड़की से देख रही होती है। वो सोचती है कि रोज आधी रात को पापा जंगल एरिया में जाते हैं और कुछ कागज जलाने लगते हैं। अब अगले दिन सुबह अपर्णा अपने पति अजय को ये बातें बताती है। अब अजय यहाँ अपने दोस्त कांस्टेबल शिवा को भी बुला लेता है और तीनों ये उसी जगह पर जाते हैं जहाँ अप्पू रोज कागज जलाया करता है। तभी शिवा कहता है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा काली पड़ चुकी है, यानी कि यहाँ सिर्फ आज ही कागज नहीं जलाया गया, कई सालों से कागज जल रहे हैं। शिवा अजय से कहता है क्या तुम्हें पता नहीं? तभी अजय कहता है हमें इसके बारे में कल ही पता चला। अब इन बातों के बारे में अप्पू भी सब कुछ ध्यान से सुन रहा होता है। शिवा अप्पू के पास आकर पूछता है अंकल आपकी ये प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ तक फैली हुई है? अप्पू कहता है कि ये पूरी जमीन मेरी है और आज से 2 साल पहले मैंने आधी जमीन बेच दी थी। शिवा अजय को जाते हुए एक सलाह देता है, कहता है कि तुम्हारे पापा सुमन से बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं। अभी अभी फायरिंग हुई है और माहौल सही नहीं है। जब तक ये मामला ठंडा न हो तब तक तुम्हारे पापा से कहो वो सुमन से ज्यादा मिले नहीं, कि तुम्हारे पापा की गन मिसिंग हो चुकी है, क्योंकि सुमन भी पहले नक्सलवादियों से मिला हुआ था। पुलिस वाले कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, तो थोड़ा संभल के रहो। इसके बाद शिवा सीधा पुलिस स्टेशन निकल जाता है। अजय को कर्नाटक पुलिस से एक कॉल आता है जो कि एक बच्चे की मिसिंग का केस होता है, जो कि देखने में चंचू की तरह लग रहा है। अब शिवा ये सारी बातें अजय को फॉरवर्ड कर देता है। अब अजय और अपर्णा कर्नाटक के लिए निकल जाते हैं। इधर हम अप्पू को देखते हैं जो कि अपने पोते की न्यूज़ छपी हुई सारी जानकारी को काट कर रख लेता है। अजय अब कर्नाटक पुलिस तक पहुंच जाता है। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, मगर वो अपने बच्चे की याद में रो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की जनगणना करने के लिए अप्पू के घर में आती है। वो उससे पूछती है कि घर पर कौन कौन है, मगर अप्पू कह देता है यहाँ पर कोई नहीं है। और वो उस लड़की को एक लिस्ट दे देता है और कहता है इसके अंदर तुम्हें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। तब हमें पता चलता है कि अप्पू यहाँ पर अपने बेटे का ही नाम भूल चुका है, यानी कि अप्पू को भूलने की बीमारी है, यानी कि हर थोड़ी देर में हुई चीजें वो भूल जाता है। फिर अजय और अपर्णा कर्नाटका से लौट आते हैं। फिर अपर्णा अपने ही अप्पू यानी ससुर के रूम में जाती है और कुछ चीजों को देखने लगती है, मगर यहाँ अप्पू को सब कुछ पता चल जाता है कि किसी ने उसके रूम की तलाशी ली है। अब अप्पू यहाँ अजय पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम लोग मेरे कमरे में क्यों आते हो?
पहले मेरे कमरे की कुंडी सही करवा दो। अब अप्पू वहाँ से चला जाता है। फिर अपर्णा अजय से कहती है कि तुम्हारे पापा के फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर हैं और हमेशा देखती हूँ कि वो कुछ ना कुछ नोट्स बनाते रहते हैं। अजय कहता है कि तुम उनके कमरे में क्यों गई, उन्हें पसंद नहीं कोई उनके कमरे में जाए। अपर्णा कहती है कि पापा रात को कुछ जला रहे थे, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? अजय अपर्णा की बातों को अवॉइड कर देता है। जब अपर्णा अप्पू के रूम में गई थी तो वो वहाँ से कुछ टैबलेट्स उठाकर ले आती है और वो अजय को बताती है। वो कहती है कि ये टैबलेट्स वे लोग लेते हैं जिनकी दिमागी हालत सही नहीं होती है। तुम्हारे पापा ये टैबलेट्स क्यों लेते हैं? अब अजय अपर्णा को थोड़ा पास्ट की बातें बताता है। अजय कहता है कि पापा को भूलने की बीमारी है। मेरे बेटे चंचू को ये बात पता चल चुकी थी कि दादाजी को भूलने की बीमारी है और मुझे भी तभी पता चला। फिर मैंने पापा से कहा कि आप डॉक्टर को दिखा लीजिए, मगर पापा उल्टे मुझ पर ही भड़क जाते हैं। कहते हैं कि मैं अपने आप ही ठीक हो जाऊंगा, वो ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहते। कुछ टाइम पहले ही मुझे पापा के एक दोस्त जेकब मिले थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको मेरे पापा के भूलने की बीमारी के बारे में पता है? जेकब चुप हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये बात कब पता चली? अजय कहता है कि माँ के मरने के बाद ही पापा ऐसे हो गए हैं। जेकब अजय से कहता है कि तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, तुम्हारे पापा सर्विसमैन नहीं हैं, यानी कि वो रिटायर नहीं हुए थे, उन्हें निकाला गया था क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर खो दी थी और वो हमें एक वॉशिंग मशीन में मिला था। ये सब बातें सुनने के बाद अपर्णा के मन में एक सवाल आता है। अजय का पहला बेटा चंचू था, तभी प्रवीणा को कैंसर की शिकायत थी और तुम लोग चंचू को अप्पू के पास छोड़कर डॉक्टर को दिखाने गए थे। इससे पहले भी चंचू 2 बार गायब हो चुका था, अगर वो तब तुम्हें आस पड़ोस में मिल जाता था। लास्ट टाइम वो तुम्हें नहीं मिला। तुमने भी मुझे यही बताया था कि लास्ट टाइम तुमने चंचू को अप्पू के पास ही छोड़ा था। ये भी हो सकता है कि चंचू की गायब होने के बारे में अप्पू को कुछ पता हो, मगर वो भूल चुके हैं। अब ये बातें सुनने के बाद अजय भी परेशान हो जाता है और वो भी सोच में पड़ जाता है। कुछ टाइम बाद एक न्यूज़ वायरल होती है। उसमें पता चलता है कि जंगल में एक कंकाल मिला है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट वहां जंगल में पहुंचते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये तो बंदर का कंकाल है। शिवा भी वहां पर पहुंचता है और सारी जानकारी निकालकर अजय को बताता है। वो कहता है कि इस बंदर को गोली लगी है। सरप्राइजिंग बात तो ये है, आज से 2 साल पहले तुम्हारे पापा ने जमीन को बेचा है। उससे पहले ये पूरी जमीन तुम्हारी ही थी। के बाद वापस से हम प्रेजेंट में वही सीन देखते हैं जहां अप्पू चंचू के मिसिंग होने की पेपर कटिंग को देख रहे होते हैं। पुलिस स्टेशन में भी इस केस को लेकर बात चल रही थी। वे लोग ये बात करते हैं कि उस बंदर के अंदर जो गोली पाई गई थी, उस गोली का साइज 3.2 था, जो कि अप्पू की गोली से मैच करता है, जो कि अप्पू सर की गन मिसिंग है। और सभी लोग ये भी बातें करते हैं कि उनका पोता भी 3 साल पहले गायब हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि अजय एक दिन गाड़ी से कहीं जा रहा होता है। तभी वो जंगल के एरिया से जा रहा था। वो देखता है कि उसके पापा सुमन से बात कर रहे होते हैं। सुमन अपने पापा को साथ बिठाता है और अप्पू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी अप्पू कहता है कि मैं यहाँ टहलने आया था। अजय सुमन से मिलने की बात करते हैं तो अप्पू कहते हैं कि मैं तो उससे मिला ही नहीं। फिर वो और दोनों घर आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि अप्पू हॉस्पिटल जाता है और कुछ बिल्स की जानकारी लेने लगता है। वहाँ से कुछ जानकारी जुटाकर जब वो घर लौट रहा होता है तो वो 2 रास्तों के बीच अपनी गाड़ी रोक देता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि घर की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है। तभी हम देखते हैं कि एक गांव की बस के पीछे पीछे वो अपनी गाड़ी ले जाता है। ऐसे करके वो घर तक पहुंच जाता है। तभी अप्पू के घर पर एक आदमी होता है जो कि अप्पू से कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फौज में था। अब वो आदमी घर के अंदर आता है। यहाँ अप्पू ने अपने दोस्त अमृत के बारे में नोट बनाया हुआ था जिसे वो निकाल कर पढ़ता है। तब उसे समझ आता है कि ये उसका दोस्त अमृत है जो कि साथ में फौजी में थे। लेकिन जब वो अगला पन्ना पलटता है तो उसमें लिखा होता है कि ये आदमी ऐसी बातें तुमसे करेगा और ये सब कुछ बोलेगा, जो कुछ भी बोलेगा सब झूठ बोलेगा, यानी कि ये इसका दोस्त नहीं है। ये सब कुछ अप्पू ने इस डायरी में लिख रहा था। अब वो उसको पढ़कर समझ जाता है कि ये उसका दोस्त नहीं है। तभी इन दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। फिर तभी वहाँ पर अजय आ जाता है और थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि अप्पू यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ भूल चुका था। अमृत सोचता है कि अप्पू को जरूर उसके बारे में कुछ न कुछ पता है और थोड़ी ही देर में अमृत अजय से बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं कि वहाँ पर 2 फोटोग्राफर आए हुए थे।
उनके पास बहुत पुराने फोटो थे और जब ये बंदर वाला केस आया तो उन्होंने अपने फोटो शेयर किए। उस फोटो में दिखाई देता है कि बंदर के पास एक गन होती है। कांस्टेबल पहचान जाता है कि ये तो अप्पू सर की गन है। अप्पू को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये गन तो अप्पू सर की ही है। पुलिस वाले कहते हैं इस बात को यहीं दबाना होगा वरना लोग डर जाएंगे। इसके बाद अप्पू फिर से घर आता है और वापस वहीं पेपर बिखेर कर कुछ न कुछ कटिंग्स देखने लगता है और वो जलाने के लिए जंगल चला जाता है, मगर इस बार अपर्णा उनका पीछा करती है। अब जब अप्पू ये कागज जलाकर वहाँ से जाने लगता है तो अपर्णा आग बुझाकर वो कागज कलेक्ट कर लेती है। सोचती है कि ये रोज रोज क्या जलाते हैं। भी अप्पू वहाँ आ जाता है और अपर्णा और अप्पू में हाथापाई हो जाती है। अब अजय ये सब कुछ दूर से देख रहा होता है और वो भागते हुए वहाँ पहुँच जाता है। इस हाथापाई की वजह से अप्पू नीचे गिर जाता है और थोड़ी ही देर में अप्पू सब कुछ भूल जाता है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ, और वो अजय और अपर्णा को ही डांटता है। वो कहता है कि अगर तुम दोनों की कोई प्रॉब्लम है तो घर के अंदर जाकर सोल्व करो, यहाँ बाहर तमाशा मत करो। अपर्णा अजय से कहती है तुम्हारे पापा कुछ न कुछ तो प्लान कर रहे हैं। अब अजय और अपर्णा सुमन से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि हमारे पापा अप्पू तुमसे रोज क्यों मिलते हैं। सुमन पास्ट की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि एक दिन मैं जंगल के एरिया से जा रहा था। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पापा यानी कि अप्पू चंचू को पीट रहे होते हैं। मैं वहाँ पहुँचा और मैंने कहा कि क्या हुआ। फिर मैंने देखा कि एक बंदर मरा हुआ बगल में पड़ा था और उसे गन की गोली लगी हुई थी। अप्पू बताते हैं कि इस चंचू ने मेरी गन चुरा ली, इस बंदर को गोली मार दी। जब मैंने तुम्हारे बारे में पूछा यानी कि चंचू के मम्मी पापा कहाँ हैं, तो वो कहते हैं मुझे पता नहीं। वो और प्रवीणा तो तब चेकअप कराने गए हुए थे। सिचुएशन संभालने के लिए मैंने भी किसी को कुछ नहीं बताया। अब अप्पू ने उस दिन चुपचाप बंदर को दफना दिया और फिर हम ये सब बातें भूल चुके थे। कुछ दिनों के बाद अप्पू मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरी गन गायब हो चुकी है। फिर मैं उस दिन की घटना उन्हें फिर से बताता हूँ क्योंकि वो लोग बार बार भूल जाते हैं कि क्या हुआ, और वो घटना मैं उन्हें फिर से बताता हूँ। वो हर बार मुझसे वही कहानी सुनने के लिए आते हैं। इसके बाद अप्पू को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है पूछताछ करने के लिए। वो कहते हैं कि ये गोली कैसे बंदर को लगी, कैसे तुम्हारा पोता मिसिंग हो गया। यही दूसरी तरफ अपर्णा को अप्पू के रूम में कुछ और एविडेंस मिलते हैं। कुछ पुराने नोट्स होते हैं, उसमें लिखा होता है कि टोटल 6 गोलियां थी जिसमें से 2 मिसिंग थी। सवाल ये होता है कि उसमें से एक गोली तो बंदर को लगी, दूसरी गोली कहाँ है। पन्ना के मन में ये क्वेश्चन उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अजय अमृत को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अमृत कन्फेस करता है मैं कोई आर्मी का ऑफिसर नहीं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ जो कि एक सीक्रेट थेरेपिस्ट है। अमृत कहता है कि अप्पू जब भी पैनिक होते हैं तो वो सब कुछ भूल जाते हैं और अप्पू की मेडिकल हिस्ट्री भी वो बताते हैं कि उनका इलाज चल रहा है। जब अप्पू इस तरह से पैनिक होता है तो वो टॉयलेट भी कर देता है क्योंकि ऑलरेडी वो टॉयलेट कर चुके थे। उनको ऐसा देखकर पुलिस वाले उन्हें वहां से घर जाने के लिए कह देते हैं। यहाँ पर हाई अथॉरिटी इस बारे में डिस्कस करते हैं कि इतने टाइम से इनके पास गन का लाइसेंस कैसे था। हम लोग बैकग्राउंड चेक नहीं करते क्या? अगर ये बात बाहर आ गई तो हम लोगों की बैंड बज जाएगी। ये डिपार्टमेंट की इज्जत का सवाल है। ऐसे साइको इंसान के पास गन नहीं होना चाहिए। अब अप्पू अपने रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में कोई तो आया था और वो फिर से अजय पर चिल्लाने लगता है। अब अपर्णा डॉक्टर से पूछती है पूरा मैटर क्या है। तब डॉक्टर बताता है कि वो पुरानी मेमोरी को भूलने के लिए तस्वीर, फोटोज, इसके साथ वो जो कुछ भी लिखते हैं उन्हें जला देते हैं। वो मोबाइल से भी मैसेज वैसेज डिलीट कर दिया करते हैं। इतना कहने के बाद अमृत चला जाता है। अब रात में अपर्णा अजय से कहती है आखिर तुम्हारे पापा क्या छुपा रहे हैं। कहती है कि जब 6 गोलियां थी उसमें से 2 मिसिंग हैं। एक अगर बंदर को लगी है तो दूसरी गोली कहाँ गई। अजय अपर्णा से कहता है कि तुम पापा के कमरे में क्यों गई थी। अपर्णा अजय को एक गन बताती है और कहती है ये गन देखो, ये तुम्हारे पापा के रूम से मिली है। उनके रूम की तलाशी लेते वक्त मुझे ये मिली है। अब अजय शॉक्ड हो जाता है और वो चुपचाप अपर्णा की बातें सुनने लगता है। और अपर्णा ये भी कहती है पुलिस को जो फोटोग्राफ से मिले थे यानी कि बंदर के हाथ में जो गन है वो नकली है। इसका मतलब कि पापा को सब कुछ पता है। पापा ने गन पुलिस वालों को क्यों नहीं दी। कोई तो बात है जो तुम्हारे पापा और तुम मुझसे छुपा रहे हो। फिर अजय अपर्णा से कहता है कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था कि जब हम हॉस्पिटल गए थे तब चंचू को मैं अप्पू के पास छोड़कर गया था। फिर हम जब आए तो चंचू मिसिंग था, तो सारा ब्लेम दादाजी पर यानी कि अप्पू पर जाता है।
और इस बात का ब्लेम हमने उन पर नहीं डाला, शायद इसीलिए वो खुद को उस बात का जिम्मेदार मानते हैं और इसीलिए वो जानकारी इकट्ठा करते रहते हैं। वो रोज यही सोच में रहते हैं कि आखिर चंचू को मिसिंग किसने किया। बस इसीलिए वो पेपर कटिंग कुछ ऐसे जानकारी जुटाते रहते हैं और उन्हें असली खूनी मिल जाता है और वो सारे एविडेंस जाकर फिर से जला देते हैं। यानी कि वो रोज यही काम करते हैं, जानकारी जुटाते हैं और उसे जला देते हैं। अपर्णा कहती है कि इतना टाइम हो चुका है तो तुम्हें पता तो चल ही चुका होगा कि असली कातिल कौन है। फिर अपर्णा कहती है इसका मतलब तुम भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, यानी कि तुम्हें सब कुछ पता है। फिर अजय यहाँ पर रोने लगता है और वो अपर्णा को बताता है, वो पास्ट की कहानी सुनाते हैं। कहते हैं कि जब मैं प्रवीणा को हॉस्पिटल से लेकर घर पहुंचा तो वे देखते हैं कि मैं चंचू और प्रवीणा को फिर घर पर छोड़कर चला गया। अजय कहता है कि मैं प्रवीणा को हॉस्पिटल से लाकर घर छोड़ देता हूँ। उसके बाद अजय बताता है कि जब मैं प्रवीणा को हॉस्पिटल में टेस्ट कराने के बाद घर लेकर आया उस टाइम चंचू भी घर पर ही था। फिर मैं चंचू और प्रवीणा को छोड़कर बाजार के लिए निकल गया था। जब मैं बाजार से लौटा तो मैंने देखा कि प्रवीणा पागलों की तरह बैठी हुई है और मैंने देखा कि वो पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी और पास ही में चंचू की खून से सनी हुई बॉडी को देखता हूँ, वो भी वहीं पड़ा हुआ था और वहीं मैं देखता हूँ कि पापा की गन भी वहीं पड़ी हुई थी। प्रवीणा मुझे बताती है कि पापा की गन से खेलते खेलते उसने खुद को ही गोली चला ली। ये देखने के बाद तो प्रवीणा पागल ही हो चुकी थी। फिर मैं जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर गया। अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद मैं वापस घर आया। घर पे आकर मैंने चंचू को देखा तो मुझे पता चला कि चंचू की बॉडी वहाँ है ही नहीं। पापा तो डाइनिंग रूम टेबल में बैठकर खाना खा रहे थे। वो तो मुझसे ऐसे मिलते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं भी वहाँ कुछ बोलने की हालत में नहीं था। मुझे पता था कि पापा ने ही सारे सबूत मिटाए हैं और वो ये सब कुछ भूल चुके हैं कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि वो ज्यादा पैनिक होने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं और अपने परिवार को बचाने के लिए ही उन्होंने ये सब कुछ किया था। यानी कि चंचू की बॉडी को उन्होंने छुपा दिया था और सारे सबूतों को भी गायब कर दिया था और तब से वो रोज ऐसा करते हैं। रोज क्राइम के बारे में जानकारी निकालते हैं कि किसने चंचू को मिसिंग किया और किसने क्या किया, और सारी बात पता चलने के बाद वो रोज कागज में लिखते हैं और फिर उन्हें जला देते हैं। सारा केस सोल्व करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे बहू ही फंसेंगे तो वे सारा सबूत जला देते हैं। प्रवीणा अब इस बात को सहन नहीं कर पाई और कुछ दिनों के बाद वो भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरे पापा आज भी मुझे बचा रहे होते हैं। ये गलती चाहे किसी की भी हो, पापा की हो या मेरी हो या मेरे बच्चे की, वो चाहते हैं कि अब एक गलती की वजह से उनका परिवार परेशान ना हो। उन्हें भूलने की बीमारी है, फिर भी वो अभी तक हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि अप्पू ने फिर से केस सोल्व कर दिया है। अब वो फिर से जाकर सारे एविडेंस को जलाने वाले होते हैं और पीछे